हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 और 8 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 7 और 8 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ उनको आप डेली नोट जरूर किया कीजिए। और इन क्वेश्चन के साथ बच्चों में आप देख पा रहे हैं कि डेली करंट अफेयर्स की जो भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उनमें जो क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ उन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताती हूँ। और इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बच्चों आपके कई सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी होते हैं। और आजकल जीएस का जो पोर्शन होता है एग्जाम में, उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। इसीलिए आपके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए आप इन सभी को अच्छे से डेली रूटीन से नोट जरूर करना, और आपको आने वाले एग्जाम्स में देखना, आपको बहुत ज्यादा इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है। और क्या करना है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया जाता है इसको भी आप ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। क्लियर है इतना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है, तो हमें बताना है कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली, यहाँ बच्चों आप मेंशन कर लेना, पहली महिला है ये। ठीक है, कौन है? पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो हमें इनका नाम बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, मिताली राज या फिर पूनम यादव। तो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आप इन्हें पहचानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिताली राज। और ये जो फोटो है, इमेज जो दी गई है, ये किसकी है? मिताली राज की है। ठीक है, तो मिताली राज 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली, ठीक है, कौन बन गई? पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में आयोजित हो रहा है। और यही जो आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है, यही इनका 6वां विश्व कप है। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? 12वां, इसका जो 12वां संस्करण है ये आपका न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया जा रहा है। अगला देखेंगे पॉइंट, ये सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद 6 विश्व कप खेलने वाली कुल मिलाकर तीसरी क्रिकेटर है। ठीक है, पहली महिला क्रिकेटर है। और अगर हम ओवरऑल बात करें पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेटर हैं, तो 6 विश्व कप जीतने वाली ये तीसरी क्रिकेटर है। और यहाँ पे बच्चों देखिए, जो सचिन तेंदुलकर का नाम आया है, तो इनको आप जानते होंगे, ये कौन है? भारतीय क्रिकेटर है, यानी कि इंडिया की टीम की तरफ से खेला करते थे ये। और जो जावेद मियांदाद है बच्चों, ये पाकिस्तान की क्रिकेटर थे। ठीक है, ये कौन थे? पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी उसके ये क्रिकेटर थे। तो ये आप याद रखना। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा से क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है? तो हमें बच्चों राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश की घोषणा की गई है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, दूसरा ऑप्शन है आपका नागालैंड, तीसरा दिया है बिहार, चौथा है आपका सिक्किम। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। नागालैंड राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की भी निवेश की घोषणा की गई है। और बच्चों आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इस राज्य में क्या किया जाएगा? आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जाएंगे। ठीक है, राज्य के अलग अलग शहरों में क्या किए जाएंगे? आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ इस राज्य में आपका आयुर्वेदिक कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के अंदर आयुर्वेदिक अस्पताल और आयुर्वेदिक विद्यालय यानी कि कॉलेज बनाने की क्या है? योजना है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए, केंद्रीय आयुष और पत्तन
पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह घोषणा की है। ठीक है, तो वर्तमान में जो केंद्रीय आयुष मंत्री, इनको हम शॉर्ट में आयुष मंत्री के नाम से भी जानते हैं, और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री। क्या नाम है इनका? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो बच्चों ये आप याद रखना। तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए नागालैंड राज्य की बात आई है, तो नागालैंड की राजधानी ये क्या है? कोहिमा। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। और साथ ही साथ जो यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है बच्चों? जगदीश मुखी। ठीक है, तो नागालैंड के जो वर्तमान राज्यपाल हैं, इनका नाम क्या है? जगदीश मुखी। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन जन औषधि दिवस मनाया गया है? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि जो जन औषधि दिवस है ये किस तारीख को मनाया गया है। पहला है 7 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 6 मार्च, तीसरा ऑप्शन दिया है 5 मार्च और चौथा है आपका 4 मार्च। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 मार्च। तो 7 मार्च को क्या किया जाता है? जन औषधि दिवस का आयोजन किया जाता है। और जो जन औषधि दिवस है बच्चों, ये आपका प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत इस दिवस का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, इस बार चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो 7 मार्च को इस बार जन औषधि दिवस मनाया गया है, ये कौन से नंबर का था? चौथे नंबर का था, जिसका विषय क्या रखा गया है? जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, तो इस बार का जो विषय था वो क्या था? जन औषधि जन उपयोगी। और इस दिवस का बच्चों आयोजन मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इस बार इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और यदि आप सोच रहे होंगे कि इस दिवस को मनाने का जो पर्पस है वो क्या है, तो बच्चों इसका जो पर्पस है वो क्या है कि स्वास्थ्य सेवाओं को एक तो बढ़ावा देना है, दूसरा जो जेनेरिक दवाएं होती हैं, जेनेरिक दवाएं यानी कि जो सामान्य दवा होती है, इनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। क्योंकि जो सामान्य दवाएं होती हैं ये बच्चों गरीब लोग जो होते हैं, इन दवाओं से क्या कर सकते हैं? अपना आसानी से इलाज करा सकते हैं। क्योंकि जेनेरिक दवाओं के अलावा मार्केट में 2 तरीके की दवाएं आती हैं। ठीक है, एक तो जेनेरिक दवा होती है, दूसरा जो दवाएं ब्रांडेड होती है। ब्रांडेड का मतलब जो किसी बड़ी कंपनी के माध्यम से इन दवाओं को बनाया जाता है, और जो जेनेरिक दवाएं हैं ये कोई छोटी कंपनी के माध्यम से इन दवाओं का निर्माण किया जाता है। तो वो ब्रांड के नाम पर ज्यादा महंगी होती हैं, और जेनेरिक दवाएं जो होती हैं ये आपकी सस्ती होती हैं, और अंतर दोनों में कोई खास नहीं होता है। अगर आप इलाज के लिए जेनेरिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उतना ही लाभ इनसे भी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जेनेरिक दवाओं के उपयोग के लिए ज्यादातर जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है, ताकि लोग इन दवाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि भारत में जो बहुत सारी आबादी है वो कैसी है? गरीब है। ठीक है, और जो गरीब लोग होते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें इलाज कराना काफी महंगा पड़ता है। तो उनको इन दवाओं के प्रति जागरूक करना इस दिवस का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, मुख्य रूप से। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप्स के गठन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि विलेज डिफेंस ग्रुप जो है ये किस राज्य सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा दिया है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका सिक्किम, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप्स के गठन की क्या की है? मंजूरी दी है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए वीडीजी यानी कि विलेज डिफेंस ग्रुप्स का जो गठन है उन क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है जहां स्थानीय पुलिस की उपस्थिति कम है। ठीक है, और बच्चों ये जो ग्रुप है इसको बनाने का पर्पस क्या है? आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमले हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, और जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो इसकी चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन गांवों की सुरक्षा के लिए विलेज डिफेंस ग्रुप्स का गठन किया जा रहा है। और बच्चों वीडीजी जो है ये कोई नया ग्रुप नहीं है, मतलब ये पहली बार नहीं बनाया जा रहा है, ये पहले से था। ठीक है,
लेकिन अब कह सकते हैं कि इनमें जो लोग शामिल किए जाएंगे वो सरकार की तरफ से इसमें शामिल किए जाएंगे और इनको तनख्वाह के बल पर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इनमें शामिल होने वाले जो सदस्य होंगे वो इनको क्या दी जाएगी, तनख्वाह दी जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो बीडीजी में लोग होते थे वो बिना तनख्वाह के काम करते थे, यानी कि जो वहां पे फोर्स होती थी उनकी हेल्प करते थे, जो आतंकवादी गतिविधियां उन पर नजर रख के उनको बताते थे कि वहां पे क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। लेकिन अब जो है बीडीजी इसके अंदर, तो इसीलिए क्या था, जब बिना तनख्वाह के काम करते तो इसमें धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, लोग कम होते जा रहे थे और इसमें जो लोग शामिल होते थे वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से मिल जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया है, इनको अपने अंदर रखने के लिए, यानी कि इनके लिए, यानी कि जो सरकार है इसके लिए काम करें, जो फोर्स है भारतीय फोर्स है उसके लिए काम करें। तो ये जो इस ग्रुप में अब जो लोग शामिल किए जाएंगे वो तनख्वाह के आधार पर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है, इस ग्रुप का गठन को मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर सरकार ने। अब बच्चों यहाँ पे बात आ रही है, जम्मू कश्मीर ये क्या है, आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। ठीक है, वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं बच्चों, इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। तो पुणे शहर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किसने किया है, उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। तो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ये देखिए ये कौन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये हाथ में देखिए क्या लिए हुए, हरी झंडी। तो इसका उद्घाटन कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है। क्लियर है इतना बच्चों, आइए इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए यह देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें एल्यूमिनियम बॉडी कोच है। ठीक है, यानी कि देश की पहली मेट्रो परियोजना है। और मेट्रो आप जानते हैं भारत के कई सारे शहरों में शुरू हो चुकी है, जैसे दिल्ली में तो काफी सालों से चली रही है। और पहली जो मेट्रो देश में चलाई गई थी बच्चों वो आपकी कोलकाता में चलाई गई थी। ठीक है, कोलकाता शहर में देश की पहली मेट्रो परियोजना शुरू की गई थी। इसके अलावा वर्तमान में यदि हम बात करें तो कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर आपकी मेट्रो परियोजना शुरू हो चुकी है, जैसे कोलकाता में है, दिल्ली में है, आगरा में इसका काम चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों जयपुर में है और लखनऊ में भी ये शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार कई सारे ऐसे शहर हैं भारत में जहां पर मेट्रो परियोजना शुरू की जा चुकी है और अभी हाल ही में पुणे में भी इसकी शुरुआत की जा चुकी है। और पुणे जो है ये देश की पहली मेट्रो परियोजना है जिसमें जो बॉडी कोच है वो किसके बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के। ठीक है, किसके बने हुए हैं, एल्यूमिनियम के। इसके साथ बच्चों इसकी जो कुल लंबाई है, यानी कि जो इसकी लंबाई है मेट्रो रेल की जो बिछाई गई है 33.2 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 33.2 किलोमीटर। और ये इसमें अभी कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं, 30 स्टेशन। ठीक है, इसमें कितने स्टेशन है अभी, 30 स्टेशन। क्लियर है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर ने समुद्री स्तर पर प्रशिक्षण पूरा किया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि भारत में बनने वाला एक फ्लाइंग ट्रेनर है जिसने अभी हाल ही में अपना समुद्री स्तर पर प्रशिक्षण पूरा किया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परम, कॉर्गो, हंसा एनजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंसा एनजी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज में, ये है भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर। ठीक है, जिसका देखिए अभी ये इसने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, कैसा, समुद्री स्तर पर प्रशिक्षण। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इमेज में छोटा सा इसका नाम भी लिखा हुआ है, इस फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है, हंसा एनजी। यहाँ पे बच्चों जो एनजी है इसका जो मतलब है, एनजी का मतलब है न्यू जनरेशन। ठीक है, जो एनजी टर्म यूज किया गया है इसका मतलब क्या है, न्यू जनरेशन। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों इसे CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि ये जो फ्लाइंग ट्रेनर है इसको CSIR का एक घटक है, या कह सकते हैं इसी के अंतर्गत एक संस्था आती है जिसका नाम क्या है, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं
NAL, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, इसके द्वारा इस फ्लाइंग ट्रेनर को क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और ये आपका 2 सीटों वाला विमान है। इसमें आप देखिए, इमेज में देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो ट्रेनर है, यानी कि ये देखिए, ये जो फ्लाइंग ट्रेनर है, इसका मतलब क्या होता है, इसके माध्यम से जो पायलट है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो बैठने की व्यवस्था है वो कितनी है, 2 लोगों की है। तो इसमें आपके 2 लोग ही सिर्फ इसमें सवार हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए और देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए बच्चों, यहाँ पे CSIR ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। CSIR, इसको हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, ये बच्चों आपका फुल फॉर्म हो गया है किसका, CSIR का। तो इसको हम क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान। ठीक है, क्या कह सकते हैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान का परिषद। और बच्चों इसके लिए आपके और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी आपकी। यदि आपसे पूछा जाए कि CSIR की स्थापना कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 26 सितंबर 1942 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका कहाँ पर है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका CSIR का क्या है, मुख्यालय स्थित है। क्लियर है बच्चों इतना। और जो बच्चों यहाँ पर NAL यूज हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, ये बच्चों CSIR का क्या है, सबसे बड़ी एरोस्पेस रिसर्च फर्म है। ठीक है, CSIR की ये क्या है, सबसे बड़ी एरोस्पेस रिसर्च फर्म है। और जिसका काम क्या होता है, जो आपके नागरिक विमान होते हैं, नागरिक विमान यानी कि जिसमें जो जनता है, यानी कि जो लोग सवारी करते हैं प्लेन में, तो ऐसे विमानों का इसमें क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे विमानों का निर्माण कौन करता है, NAL। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में SLENEX 2022 अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत अमेरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जो आपका शब्द है SLENEX, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए SL का मतलब क्या है, श्रीलंका, और IN का जो मतलब है वो क्या है, इंडिया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो A है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत श्रीलंका के बीच में SLENEX 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। 7 से 10 मार्च तक भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का 9वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि ये आपका जो इसका 9वां संस्करण है इस अभ्यास का, यानी कि SLENEX 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम ये कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम ये कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर 7 तारीख से लेकर 10 मार्च तक भारतीय और श्रीलंकाई की 9 सेनाओं के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का क्या किया जा रहा है, वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों, ठीक है, युवा उद्यमियों को नए लक्ष्य बनाने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने में क्या करना है, मदद करना है। ठीक है, इनकी मदद करना है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, युवा उद्यमियों। उद्यमियों का मतलब कहते हैं बच्चों इसको बिजनेसमैन। ठीक है, यानी कि जो यंगस्टर हैं, जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके लिए कि ये अपने बिजनेस को कैसे और आगे तक ले जा सके, विश्व स्तर पर कैसे अपना जो बिजनेस है इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा कैसे करें, तो इनके मुद्दों पर इनसे क्या की जाएगी, इस सम्मेलन में इनसे चर्चा की जाएगी। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है? तो हमें बताना है जो स्त्री मनोरक्षा, यहाँ पर आप रक्षा कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना को किस मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है? तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे, ये कौन है? स्मृति ईरानी। और ये वर्तमान में कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या किया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया है। और आसानी से याद भी कर सकते हैं, स्त्री, स्त्री का मतलब क्या होता है? महिला। तो आपका जो मंत्रालय किसमें महिला आया है? इसमें आया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में। तो आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और निमहंस बेंगलुरु द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे देखिए बच्चों, निमहंस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, ठीक है। ये जो निमहंस है इसका मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। तो इस मंत्रालय ने निमहंस के साथ यह परियोजना को शुरू किया है, ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? देश भर के ओएससी के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब बच्चों यहाँ पे बात आई है ओएससी। ओएससी का मतलब क्या होता है? वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? वन स्टॉप सेंटर। और ये क्या है? ओएससी जो है बच्चों, ये उन महिलाओं की सहायता करते हैं जो घर, समुदाय और कार्यस्थल में हिंसाओं का क्या होती है? शिकार हुई है, ठीक है। यानी कि किसी भी हिंसा का शिकार होने वाली महिला की क्या करता है? मदद करता है। ऐसी महिलाएं जो अपने घर में किसी हिंसा का शिकार हुई है, या फिर ग्रुप में, ठीक है, या किसी कार्यस्थल पर जहां पर ये जॉब करती हैं, ऐसी जगहों पर यदि कोई भी महिला किसी हिंसा का शिकार होती है, तो जो ओएससी है यानी कि वन स्टॉप सेंटर, ये ऐसी महिलाओं की क्या करता है? मदद करता है, ठीक है बच्चों। और वर्तमान में जो ओएससी है, देश भर में लगभग इनकी जो संख्या है 700 के आसपास ओएससी सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। पूरे भारत में 700 कह सकते हैं, इससे भी ज्यादा, ठीक है, 700 से ज्यादा देश भर में क्या ओएससी सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आपकी जो स्त्री मनोरक्षा परियोजना है, इसका भी उद्देश्य क्या है? कि ओएससी के जो पदाधिकारी हैं इनको ट्रेन करना है, ठीक है। यानी कि जो पदाधिकारी है ये इन महिलाओं की और कैसे अच्छे से मदद कर सकते हैं, तो इसकी इनको ट्रेनिंग इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दी जाएगी। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, ढाका, दुबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ढाका। तो ढाका में 15वां अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव हाल ही में शुरू हुआ है। आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए इस महोत्सव में 38 देशों की 117 फिल्में दिखाई जाएंगी, ठीक है। बाल फिल्में यानी कि जो बाल कलाकार जो फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों को इसमें क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है, इस महोत्सव में। और कितने देशों में? कितने देशों की? ये 38 देशों की 117 फिल्मों को इस महोत्सव में दिखाया जाएगा। आगे देखेंगे, बांग्लादेश की बाल फिल्म सोसाइटी 2008 से इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। यानी कि हर साल बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन किस देश में किया जाता है? बांग्लादेश में किया जाता है। और बांग्लादेश की जो बाल फिल्म सोसाइटी है, ये हर साल इस फिल्म महोत्सव का यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन करती है, जो कि आपका 2008 से इसका आयोजन कर रही है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे इमेज में एक्सिस बैंक और साथ में यहाँ पर क्या लिखा है, एयरटेल। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एयरटेल को ही हम किस नाम से जानते हैं, भारतीय एयरटेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने क्या किया है, डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एयरटेल के साथ क्या किया है, समझौता किया है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक्सिस बैंक की बात आई है तो इसके जो वर्तमान में सीईओ है, इनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है वर्तमान में, अमिताभ चौधरी। और जो भारतीय एयरटेल है, इसके वर्तमान में जो सीईओ है, इनका नाम क्या है, गोपाल विट्ठल। ठीक है, एयरटेल के जो सीईओ है, इनका नाम क्या है, गोपाल विट्ठल। और बच्चों एयरटेल के जो संस्थापक है, ठीक है, यानी कि जो एयरटेल कंपनी है, इसकी स्थापना किसने की थी, सुनील भारती मित्तल ने। ठीक है, तो एयरटेल के मालिक कौन हो जाएंगे, सुनील भारती मित्तल। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, मैं आपको वही फैक्ट्स बताती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना एग्जाम में बहुत होती है। ठीक है, स्टैटिक जीके के ये क्वेश्चन बन जाते हैं और कह सकते हैं कि जो करंट में वर्तमान में कौन क्या है, इससे भी संबंधित एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, इनके संस्थापक कौन है, इनके सीईओ कौन है, ठीक है, तो इन पे भी आपको अच्छे से फोकस करना होता है, क्योंकि एग्जाम में एक ना एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारे फैक्ट्स बता रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में किस शहर में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, इसने भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, जो कि किस शहर में की है। तो हमें बताना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पुणे, मुंबई, हैदराबाद या फिर चेन्नई। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना चौथा डेटा सेंटर कहां पर स्थापित करने की घोषणा की है, हैदराबाद में। और बच्चों इससे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के भारत में 3 ऑलरेडी जो डेटा सेंटर हैं, वो आपके, मैंने यहाँ पर ऑप्शन जो मेंशन किए हैं वो इन्हीं 3 शहरों में है। ठीक है, यानी कि पुणे, मुंबई और चेन्नई। तो इन तीनों शहरों में माइक्रोसॉफ्ट के पहले से क्या है, डेटा सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। और अब जो चौथा डेटा सेंटर है, ये आपका हैदराबाद शहर में स्थापित किया जा रहा है। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात आई है तो इसके वर्तमान में सीईओ ये कौन है, सत्या नडेला। ठीक है, जो कि एक भारतीय व्यक्ति है, भारतीय मूल के। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है ये भारतीय मूल के हैं, जिनका नाम क्या है, सत्या नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो मालिक हैं, इनका नाम बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, ये कौन है, बिल गेट्स। ठीक है, ये कौन है, बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई थी। और यदि आपसे पूछा जाए कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय बच्चों आपका है रेडमंड, जो कि आपका वॉशिंगटन राज्य में है। वॉशिंगटन एक शहर है यूएसए, यानी कि अमेरिका का एक शहर है वॉशिंगटन, इसके पास एक जगह पड़ती है रेडमंड, जहां पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्या है, मुख्यालय स्थित है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया है। तो हमें मंत्रालय का नाम बताना है जिसने डोनेट ए पेंशन लॉन्च किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संस्कृति मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, इमेज में आप देख पा रहे हैं यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, नाम क्या है इनका, भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो लॉन्च द डोनेट अ पेंशन, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए नाम आया है यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने क्या किया है, डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया है। और वर्तमान में जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम क्या है बच्चों, भूपेंद्र यादव। क्लियर है इतना? आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए यह अभियान केंद्रीय श्रम मंत्री, ये मैंने अभी आपको बता दिया, इनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव ने इसको शुरू किया है। और इन्होंने यह पहल पीएम श्रम योगी मान धन जन योजना के तहत इसको शुरू किया है। क्लियर है इतना? तो केंद्र सरकार की ओर से पीएम श्रम योगी मान धन योजना चलाई जा रही है, इसके तहत यह पहल को शुरू किया गया है। क्लियर है बच्चों इतना?
और बच्चों ये जो पहल है, इसको जो शुरू करने का पर्पस है वो क्या है कि जो भी नागरिक जिनके साथ उनके सहायक कर्मचारी कार्य करते हैं, सहायक कर्मचारी जैसे जो लोग जिनके साथ हाउस होल्ड वर्कर होते हैं, जैसे कि जो घर में काम करते हैं, सर्वेंट, ठीक है, या कह सकते हैं ड्राइवर लोग, ठीक है, जो भी लोग जिनके साथ जो अपने लिए हेल्पर हायर करते हैं, ठीक है, हेल्पर को रखते हैं, तो इन हेल्परों की मदद करने के लिए, ठीक है, इन हेल्पर्स यानी कि जो आपके सहायक कर्मचारी हैं, इनकी पेंशन फंड के प्रीमियम राशि दान करने के लिए योगदान इसमें कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे लोगों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं, इस आपका जो पहल है डोनेट अ पेंशन, इसमें क्या कर सकते हैं, इनके पेंशन के रूप में कुछ अपनी पूंजी से इनके लिए रुपए जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पहल को शुरू करने का ये पर्पस है, लोगों को इसके लिए जागरूक करना है कि उनके साथ जो भी सहायक कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, अपनी आमदनी से थोड़ा सा पैसा क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन है, हाल ही में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा किस देश में आयोजित की गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केन्या, जापान, श्रीलंका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केन्या। केन्या देश में हाइब्रिड फार्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा आयोजित की जा रही है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, केन्या जो देश है इसकी बात आई है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी क्या है, नैरोबी है। यहाँ की जो मुद्रा है ये कौन सी है, शिलिंग, ठीक है। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं बच्चों, केन्या के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है, उहुरु केनियात्ता, ठीक है, उहुरु केनियात्ता। और मैंने इनका जो नाम है बच्चों, ये भी आपको याद करने का तरीका बताया था कि इनके नाम में देखिए क्या आ रहा है, केनिया, और देश का नाम भी क्या है, केन्या। तो इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि उहुरु केनियात्ता कौन है, केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दीपन चटर्जी, अमिताभा कुमार, गुरुदीप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमिताभा कुमार। अमिताभा कुमार ने द ब्लू बुक पुस्तक को लिखा है, ठीक है, ये इसके क्या है, लेखक है। और यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये इस पुस्तक का क्या है, कवर पेज है, ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे देखिए आप, द ब्लू बुक आर राइटर्स जर्नल अमिताभा कुमार, ठीक है, जो लेखक है इनका नाम क्या है, अमिताभा कुमार। अमिताभा कुमार बच्चों ये कौन है, ये एक भारतीय लेखक और पत्रकार है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है कि अमिताभा कुमार ये कौन है, भारतीय लेखक और पत्रकार है। तो बच्चों ये थे आपके आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चंस। आशा करती हूँ क्लास आपको आज की अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और साथ ही साथ इसको शेयर भी कर देना। और वीडियो कैसा लगा आपको, क्लास आज की कैसी लगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो आप नीचे कमेंट करके लिख कर बता सकते हैं मुझे कि क्लास आपको आज की कैसी लगी। और आपको यदि कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चैनल को बच्चों आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे चैनल पर आपको अच्छी से अच्छी अब डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। स्पेशली आपके लिए यूपी पुलिस और लेखपाल के बैच शुरू किए जा चुके हैं, तो इसीलिए ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी बच्चों की इससे क्या हो सके, हेल्प हो सके, क्योंकि हमारे चैनल पर जितनी भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है वो सारी की सारी आपको फ्री है, ठीक है। और इन सभी क्लासेस में आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को तो ऑन करना बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी टाइम पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।